स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 19 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये शॉर्ट में आता है, इसकी एक्सरसाइज में एक दो सवाल भी हैं। इसकी स्टेटमेंट अक्सर इंपॉर्टेंट होती है जो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। स्टेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह से आता है। अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? ये हमने फर्स्ट ईयर में भी लफ्ज़ पढ़ा था। अनसर्टेनिटी बेसिकली हम कहते हैं एरर को, गलती को कहते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी मेजरमेंट के अंदर जब कोई गलती होती है तो हम उसके लिए लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं अनसर्टेनिटी का। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट है। डी ब्रोई के बाद ना, जब डी ब्रोई का हाइपोथेसिस आया था, डी ब्रोई ये कहता था कि दुनिया में सारे मटीरियल पार्टिकल भी हैं, उसके साथ साथ वेव भी हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का मैस है, ये मटीरियल पार्टिकल तो है, इसके साथ साथ इसमें एक और बिहेवियर पाया जाता है, उस बिहेवियर को हम कहते हैं वेव बिहेवियर। जब भी कोई मटेरियल चीज़ मूव करती है ना, तो उसमें एक और चीज़ पाई जाती है, वो वेव बिहेवियर है। यहाँ से एक नई टर्म बनी थी मैटर वेव्स की। मैटर वेव्स, दुनिया का हर मटेरियल पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसे लाइट की डुअल नेचर होती है ना, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, सेम इसी तरह से दुनिया के सारे मटेरियल पार्टिकल, मार्कर हो गया, कुर्सी हो गया, डस्टर हो गया, कुछ भी जिसका मैस होता है, जब वो चलता है तो उसमें वेव लाइक बिहेवियर होता है। डी ब्रोई के कॉन्सेप्ट के बाद, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बाद, फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। साइंस ने एक नया रुख ले लिया, मॉडर्न फिजिक्स एक नई कॉन्सेप्ट पर चल पड़ी, और वहां से ना कुछ गलतियां भी निकलना शुरू हो गई। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि हम जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना चाहते हैं ना, पोजीशन, जब हम पोजीशन को सही निकालना चाहते हैं या सही निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है। और अगर कभी हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को सही तौर पर कैलकुलेट करने लगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल जाती है। तो हाइजेनबर्ग के मुताबिक पोजीशन और मोमेंटम, फिर से पोजीशन और मोमेंटम, ये दो ऐसे पैरामीटर हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, छोटे लेवल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल में। देखो, ये जो गलती है ना हाइजेनबर्ग की, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी का ताल्लुक बड़े ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ना, वहां पर हमने ये चीज़ देखी है कि किसी भी छोटे पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक ही वक्त में एक्यूरेसी के साथ। पोजीशन और मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या मेजर्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में, विद परफेक्ट एक्यूरेसी। परफेक्ट एक्यूरेसी का मतलब है कि हम उसे 100% एक्यूरेसी के साथ, विदाउट एरर, दोनों चीज़ों को एक ही वक्त में कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं आपको ज़रा थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को निकालना जाए ना, पोजीशन सही निकल आए, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर हम मोमेंटम को कैलकुलेट करने जाएं, मेजर करने जाएं एक्यूरेसी के साथ, तो पोजीशन चेंज हो जाती है। एक ही वक्त में, एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही केस में पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेसी से मेजर नहीं होते। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी छोटे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकलते। पोजीशन सही निकलेगी, मोमेंटम गलत हो जाएगा, मोमेंटम में गलती आ जाएगी। अगर मोमेंटम को एक्यूरेट करोगे तो पोजीशन गलत हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चों, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इस अनसर्टेनिटी का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता। ये कोई इंस्ट्रूमेंट की खराबी नहीं है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते होते थे, जीरो एरर आ गया, वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर आ गया, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, उनको इंस्ट्रूमेंट को सही करते थे, गलती सही हो जाती थी। इट इज नॉट इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है। ये किस वजह से है? आंसर है दिस इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये जो दोहरापन है ना, कि इलेक्ट्रॉन कभी वेव भी है, कभी पार्टिकल भी है, लाइट कभी वेव भी है, लाइट एनर्जी पैकेट भी है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट है, मटेरियल भी है। ये जो दोहरापन है लाइट में और मटेरियल में, इस वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से ये गलती पाई जाती है। देखो बच्चों, एक बॉल है ना, बॉल, इस बॉल को अगर मैं यहां से फेंकूं, ये लाइट का फोटोन, जो कमरे में लाइट है, वो लाइट का फोटोन इस बॉल की पोजीशन को नहीं बदल सकता। गेंद होती है ना, गेंद पर लाइट पड़ी तो क्या मुड़ जाती है? नहीं मुड़ती। ये मार्कर को मैं यहाँ से फेंकूंगा तो कमरे में रोशनी है, क्या जो लाइट है, जो फोटोन है, लाइट के जो फोटोन है, वो इस मार्कर से टकराएंगे, क्या इसके रुख को बदल देंगे? तो आंसर है नहीं बदल सकते। तो बच्चों, लाइट का फोटोन
लाइट का जो फोटोन होता है, लाइट का फोटोन वो बड़े ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तो नहीं बदल सकता, उससे लाइट टकराती भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लाइट का फोटोन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल सकता है, क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन तकरीबन सेम साइज के होते हैं। एक फोटोन एक बॉल की डायरेक्शन नहीं बदल सकता, लेकिन एक फोटोन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल सकता है। तो देखो, फर्ज करें कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है ना, इसे मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एच ओवर लैम्डा। आपने फोटोन का मोमेंटम पढ़ा था, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा P अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा आ गया। ठीक। अब देखिए, पोजीशन जो होती है ना, पोजीशन रिलेट करती है वेवलेंथ से। पोजीशन का यूनिट मीटर होता है, वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, आप यूं समझ लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है ना, हम उसे डायरेक्ट रिलेट करते हैं किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। पोजीशन भी मीटर में, वेवलेंथ भी मीटर में। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ। अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है एक्यूरेसी के साथ, हम पता क्या करते हैं, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन एटम में किस पोजीशन पर है, ये कैलकुलेट करना। हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त किस जगह पर पाया जा रहा है। हमने यहाँ पर एक बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल की, बड़ी वेवलेंथ। जब हम बड़ी वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो बड़ी वेवलेंथ क्या करेगी? वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर से गुजर जाएगी। ये समझाने के लिए सादा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप लाइट की बड़ी वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पोजीशन सही नहीं निकलेगी, लाइट उसके ऊपर से ही गुजर जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही नहीं निकाल सकता। इसका मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेसी से कैलकुलेट करना है ना, तो हमें लाइट की छोटी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी। हम एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करेंगे। एक तो उसकी डाइफ्रैक्शन कम होती है, वो डाइफ्रैक्ट कम करती है। दूसरा, वो हमें एक्यूरेसी बताएगी असल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ है ना, बड़ी वेवलेंथ है, वो उसका फैलाव ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही कैलकुलेट नहीं करती। ऐसे ये देखिए, नहीं पता चला। मैंने एक छोटी वेवलेंथ इस्तेमाल की। छोटी वेवलेंथ क्या करेगी? ये छोटी वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन से टकरा गई। जब आप शॉर्टर वेवलेंथ यूज करोगे तो वो शॉर्टर वेवलेंथ जब जाएगी तो वो कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगी ना। जब वो इलेक्ट्रॉन से जिस जगह पर टकराएगी ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें कैलकुलेट होगी। देखो, ये हमने पोजीशन को एक्यूरेट निकालने के लिए एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल की। शॉर्टर वेवलेंथ क्या करेगी? वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट इलेक्ट्रॉन को जिस जगह पर जाके टकराती है, हम कहते हैं लो जी ये पोजीशन आ गई है, ये यहां पर जाके फोटोन टकराया, इधर इलेक्ट्रॉन लोकेट हुआ है। अब पोजीशन तो सही निकल आई है। यानी अगर वेवलेंथ आपकी छोटी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ, डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी, यानी पोजीशन में गलती कम से कम निकलेगी, पोजीशन एक्यूरेट होगी। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मींस एरर। तो अगर आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम रखना चाहते हो तो हमें कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी? शॉर्टर वेवलेंथ। तो हमने शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यूज की, वो लाइट गई, इलेक्ट्रॉन को जहां पर जाके उसने हिट किया तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट हो गई। कहता है जब पोजीशन निकल आई है ना, ऐसा करने में हुआ क्या है? ऐसा करने में लाइट जो होती है ये तो फोटोन नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। कहता जब लाइट इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी ना, तो पीछे से ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब किक मारेगी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मैस इंटू वेलोसिटी। जब ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। जब स्पीड चेंज होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो मोमेंटम भी तो इसका बढ़ जाएगा। पोजीशन तो निकल आई है, पोजीशन तो निकल आई है, लेकिन पोजीशन निकालने के लिए जो टेक्निक यूज हुई थी ना, उस टेक्निक ने इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को बदल दिया। शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट में एनर्जी ज्यादा होती है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट में मोमेंटम ज्यादा होता है, इसलिए शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट जब इलेक्ट्रॉन से टकराती है, उसे हिट करती है, किक लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बदल जाता है। तो हम पोजीशन निकालने गए थे इलेक्ट्रॉन की, जिस एक्सपेरिमेंट को यूज किया था उस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को बदल दिया। वो ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट क्या था? एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यूज की थी, हमने ऐसे लाइट को फेंका, हिट किया, वो लाइट गई, फोटोन गया, जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, पोजीशन तो निकल आई है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टकराते हुए इलेक्ट्रॉन क्या क्या मोमेंटम पहले वाला होगा? आंसर है नहीं, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा।
मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ा क्लियर समझ लग जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ सादा से। जो ऊपर छत पर पंखा लगा है, इसके 3 पर है, इस तीनों पर मैं 3 रंग कर देता हूँ। एक पर मैं रेड कर देता हूँ, ग्रीन और येलो। एक पर रेड है, ग्रीन है, येलो है। मैंने पंखे को चला दिया, पंखा घूम रहा है। मैं आपसे कहता हूँ बताओ भी, पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, बताओ कि जब मैं कहूँगा ना, जब मैं कहूँगा फिर मुझे बताना कि आपके सर से कौन सा पर गुजर के गया। आप पंखे के नीचे ऐसे खड़े हो, मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि सर ने कब कहना है। मैंने बताओ भाई इस वक्त कौन सा पर आपके सर से गुजरा। आपने ऐसे ऊपर देखो, पता नहीं कितने घूम गए थे उतनी देर में। आप कहेंगे रेड, मैं कहूँ रेड तो वो आगे चला गया। आप कहेंगे उस वक्त येलो है, आप कहेंगे उस वक्त येलो, मैं कहूँगा येलो तो आगे चला गया। फिर आपने एक काम किया कि अगर सही पोजीशन बतानी है ना, तो आपने एक डंडा पकड़ लिया, डंडा पकड़ के खड़े हो गए। जैसे मैंने कहा बताओ कि इस वक्त आपके सर पर पंखे का कौन सा पर, आपने ऐसे ही डंडा ऊपर कर दिया। जब आपने डंडा ऊपर किया, पंखा रुक गया, पंखा रुक गया। जब पंखा रुका, आपने कहा सर ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, अगो तो ना पूछना हो। ये देखो तीनों मैंने बता दिया। फिर मैं कहूँगा कि आपने परों की पोजीशन तो एग्जैक्ट बता दी है, लेकिन ये टेक्निक जो यूज़ की है इससे इनका मोमेंटम बदल गया। पहले जिस स्पीड से जा रहे थे वो स्पीड तो नहीं रही है। तो एक वक्त में एक ही चीज़ होगी ना। फिर आप कहेंगे सर या तो पोजीशन सही पूछ लें या मोमेंटम पूछ लें। अगर आपने सही पोजीशन पूछी है तो उससे मोमेंटम तो हिलेगा आप। तो पोजीशन और मोमेंटम एक वक्त में साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से मेजर नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ एक्यूरेट मेजर होगी, अगर एक चीज़ एक्यूरेट मेजर होगी तो दूसरी इनएक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर पोजीशन में गलती कम है, मोमेंटम में गलती ज़्यादा आ जाएगी। ठीक हो गया। तो बच्चों अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल करता हूँ, शॉर्ट वेवलेंथ, तो शॉर्ट वेवलेंथ में देखें डेल्टा एक्स किसके रिलेट है? डेल्टा एक्स डायरेक्टली रिलेट करता है वेवलेंथ से, डेल्टा पी इनवर्सली रिलेट करता है किससे? वेवलेंथ से। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, हम पोजीशन को वेवलेंथ के इक्विवेलेंट लेते हैं और मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली होता है। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी लेफ्ट हैंड साइड आपस में कंबाइन हुई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एच अपॉन लैम्डा, ये राइट हैंड साइड आपस में कंबाइन हुई। बच्चों लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया? डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन, डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी, जितनी गलती आ रही है उसमें। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज नियरली इक्वल टू या इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एच, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया। ठीक। अच्छा बच्चों अब इसमें एक और चीज देखो, अगर लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगी। पोजीशन तो सही निकलेगी छोटी वेवलेंथ से, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन फोटोन जाके लाइट जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बदल जाएगा। इसका मतलब शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है, लेकिन अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो मोमेंटम में इनवर्स है, इनवर्स मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं लॉन्ग वेवलेंथ इस्तेमाल करूं, लॉन्गर वेवलेंथ, हाँ जी लॉन्गर वेवलेंथ में क्या होगा? डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर क्या है? अगर वेवलेंथ ज्यादा है, बड़ी वेवलेंथ है, तो पोजीशन तो सही नहीं निकलेगी, उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन नहीं बताएगा, फोटोन हो सकता है ऊपर से चला जाए, वो सही तरह नहीं बताएगा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। लेकिन अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो बच्चों वेवलेंथ अगर बड़ी होगी तो इनवर्स है, वेवलेंथ मोमेंटम के साथ इनवर्स है। अगर लैम्डा बड़ा होगा तो सारी बात है पोजीशन सही नहीं निकली है, उसमें गलती ज्यादा, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होगी, इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ में, ये देखिए शॉर्टर वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा है। ये डेल्टा बड़ा कर दिया मैंने, यानी ये डेल्टा का साइन समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी हम उस इक्वेशन में, सिर्फ आपने करना नहीं है ऐसे, सिर्फ समझाने के लिए। शॉर्टर वेवलेंथ में पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और ये किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। और सेम इसी तरह से बच्चों अगर लॉन्गर वेवलेंथ में मुझे बताओ, तो लॉन्गर वेवलेंथ जब होगी, बड़ी वेवलेंथ होगी, पोजीशन तो सही नहीं निकलेगी,
पोजीशन में गलती सबसे ज़्यादा, और मोमेंटम में गलती क्या होगी? कम। अनसर्टेनिटी पोजीशन में ज़्यादा, मोमेंटम में कम। इट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एच। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब अगर केयरफुल तरीके से कैलकुलेशंस की जाए ना, तो रिजल्ट हमें पता क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम सिर्फ एच के बराबर नहीं होता, बल्कि इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये किताब में थोड़ी मिस्टेक है, इसको भी सही करना है, ये बड़ी अरसे से चलती आ रही है। उसने एच ओवर 2 पाई लिखा है, एच अपॉन 4 पाई। अगर केयरफुल तरीके से कैलकुलेशंस की जाए बेहतर तरीके से, तो रिजल्ट एच के इक्वल नहीं आता, बल्कि रिजल्ट आता है एच अपॉन 4 पाई। ये 4 पाई क्यों आया है? आप जानते हैं सफियर का एंगल क्या होता है? सफियर का एंगल बेटा, सर्कल का एंगल 2 पाई होता है रेडियन, सफियर का टोटल एंगल होता है 4 पाई स्टे रेडियन। आप जानते हैं सफियर का टोटल एंगल, पूरे सफियर का जो एंगल होता है वो 4 पाई स्टे रेडियन। तो इलेक्ट्रॉन, चूंकि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो एक सफियर के अंदर कहीं ना कहीं तो होगी। एटम है, एटम स्फेरिकल होता है, हम उसे स्फेरिकल मानते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस सफियर के अंदर अंदर तो कहीं होगी। सफियर का टोटल एंगल कितना होता है? 4 पाई, इसलिए हम 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो h अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई सफियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सफियर का टोटल एंगल 4 पाई होता है, तो h डिवाइडेड बाय 4 पाई। आप h भी लिख सकते हैं, किताब के अंदर उसने लिखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज नियरली इक्वल टू h, या फिर बेहतर कैलकुलेशन की जाए तो इट इज इक्वल टू एच कट, किताब में लिखा है। एच कट नहीं है ये, एच कट वैसे होता है एच अपॉन 2 पाई, इसे कहते हैं रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट। ये होता है रिड्यूस प्लांक्स, प्लांक्स कांस्टेंट एच होता है ना, उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो नाम पड़ गया रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट। तो एच कट होता है एच ओवर 2 पाई, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2। और एच कट किसके इक्वल है? एच ओवर 2 पाई, यहां पर लिखेंगे एच अपॉन 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, किताब में उसने सिर्फ एच कट लिखा है, एच कट ऐसे, और एच कट एच ओवर 2 पाई तो नीचे 2 पाई आया है, तो ये सही फार्मूला एच कट नहीं है, एच कट ओवर 2 पाई। ठीक है, चले बच्चों, अब इसके बाद देखें अनसर्टेनिटी का एक दूसरा तरीका, एक और कैलकुलेशन इसकी, एनर्जी और टाइम। एनर्जी और टाइम के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है। किस तरह से होती है? जैसे हमने पढ़ा है ना बच्चों, पोजीशन और मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता एक ही वक्त में, सेम इसी तरह से इसका एक और रिजल्ट है। इसके वैसे बेशुमार फार्मूले बनते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में उसने 2 ही दिए हैं, हम उन 2 को ही पढ़े, इसके और बहुत सारे बनते हैं फार्मूले। एनर्जी और टाइम के अंदर भी अनसर्टेनिटी है। मैं फिर से फार्मूला यूज करता हूं, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। बच्चों, अगर इस रकम को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही रकम से मल्टीप्लाई भी कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, कुछ नहीं होता। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखें, डेल्टा टी से डिवाइड भी किया डेल्टा एक्स, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी किया, इट इज इक्वल टू एच। ठीक हो गया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी हुआ है, इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड भी किया। बच्चों, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल है? आंसर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज इक्वल टू फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स चैप्टर 3 में पढ़ा था। ये वैसे ही एक 2-3 लाइनों की डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, फार्मूला डायरेक्ट भी लिख दूं, किताब में डायरेक्ट है, कोई मसला नहीं है, उसमें लिख सकते हैं आप, लेकिन 2 से 3 लाइनों की है, मैं डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पता तो चले कि फार्मूला निकला कहाँ से है। डेल्टा टी से डिवाइड मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ये डेल्टा टी नीचे भी है ऊपर भी है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, चैप्टर नंबर 3, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये हो गया फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लें, पोजीशन मीटर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो मैं इस पूरी रकम की जगह फिर लिख सकता हूं, ये जो टर्म है इसकी जगह लिख सकता हूं डेल्टा ई, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एच। ठीक हो गया।
बच्चों अगर इसको केयरफुल तरीके से कैलकुलेशंस में लिखा जाए तो ये भी रिजल्ट क्या बनता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय 2। और एच कट किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई, तो ये बन जाएगा एच ओवर 4 पाई, रिजल्ट वही बनेगा, ठीक है, बिकॉज एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इट इज आल्सो इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो एनर्जी और टाइम का भी सेम वही हाल होता है जो पोजीशन और मोमेंटम का, एक वक्त में ये दोनों चीजें भी कैलकुलेट नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा ना हल्का सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ, वैसे पेपर में जब आएगा तो आपने स्टेटमेंट यही लिखनी है, ज़्यादा इसी को डिटेल में किताब में लिखा है, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ताकि ज़रा समझने में आसानी रहेगी आपको। तो बच्चों एनर्जी और टाइम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये भी एक वक्त में एक्यूरेसी के साथ हम नहीं बता सकते, कैलकुलेट मेजर नहीं कर सकते। तो डेल्टा ई डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर सर्टेन विद एनर्जी, कहता अगर आपको किसी तरह से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, बच्चों ज़रा बात गौर से सुननी है, अगर आपको किसी टेक्निक से, किसी ज़रिए से, किसी मशीन से, किसी प्रोसेस से ये पता चल गया है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट समझाने लगूँ। अगर हमें किसी ज़रिए से ये पता चल गया है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये पता चल गया, तो हमें ये नहीं पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी देर रही है, कितनी देर तक इसके पास ये एनर्जी रही है। जैसे मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो पता चल गया, ये पता नहीं चलेगा कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी देर तक रही है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये पता नहीं चलेगा। इफ यू आर सर्टेन विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको यकीन हो गया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम फॉर विच इट हैड दैट एनर्जी, तो कितनी देर के लिए उसने ये एनर्जी रखी है ये पता नहीं चलेगा। तो अगर हम एनर्जी के बारे में सर्टेन हो गए हैं, एनर्जी का पता चल गया है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कितनी देर के लिए उसने ये एनर्जी रखी है, टाइम पता नहीं चलेगा। आखिर इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी कितनी देर तक रही है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितनी देर रही है ये पता नहीं चलेगा। इसका उल्टा करें, इफ यू आर सर्टेन विद टाइम, और अगर आपने किसी तरह से ये पता लगा लिया है कि इलेक्ट्रॉन ने कितने टाइम तक ये एनर्जी रखी है, इलेक्ट्रॉन ने कितने टाइम तक फलां एनर्जी रखी है, तो ये पता नहीं होगा कि कितनी रखी है। तो अगर टाइम का पता चल गया है, अगर टाइम के बारे में सर्टेन है तो एनर्जी के बारे में हम अनसर्टेन है, अगर एनर्जी के बारे में सर्टेन है तो टाइम के बारे में अनसर्टेन है। एक वक्त में एक ही चीज एक्यूरेसी से निकल सकती है। तो इफ यू आर सर्टेन विद टाइम देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो अगर कितनी एनर्जी पता चल गया तो कितनी देर नहीं पता चलेगा, और अगर कितनी देर पता चल गया तो फिर कितनी एनर्जी है ये पता नहीं चलेगा। दिस इज अनसर्टेनिटी, ये होती है एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी। और इसका ये मैंने प्रूफ भी एक छोटा सा करवा दिया कि फार्मूला निकला कहाँ से है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लास्ट पर एक और चीज़ देख लें बच्चों, आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच एफ। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/T होता है, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेटा आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसके, वेवलेंथ के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से टाइम और वेवलेंथ ये तो डायरेक्टली हो गए ना, सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू लैम्डा, ठीक हो गया। टाइम और वेवलेंथ तो डायरेक्टली बन रहे हैं ना, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम के भी यूनिवर्सली, वेवलेंथ के भी यूनिवर्सली। यहां से टाइम और वेवलेंथ फिर क्या होंगे, ये आपस में तकरीबन डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। सेम इसी तरह से बच्चों एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, एच एफ होता है ना, E इज इक्वल टू एच एफ, एफ की जगह लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, तो ये E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इनवर्सली रिलेट कर रही है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। टाइम डायरेक्टली रिलेट कर रहा है वेवलेंथ के साथ। बच्चों पिछले केस में क्या था, पोजीशन मोमेंटम वाले में
पोजीशन डायरेक्टली रिलेट कर रही थी वेवलेंथ के साथ, मोमेंटम इनवर्स था। यहाँ पर टाइम डायरेक्ट रिलेट कर रहा है वेवलेंथ के साथ और एनर्जी इनवर्स है। अब देखें शॉर्टर वेवलेंथ में क्या होगा, अगर वेवलेंथ छोटी होगी जी बच्चों, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो शॉर्टर वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी टाइम में कम होगी, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो अनसर्टेनिटी एनर्जी में ज़्यादा होगी। तो शॉर्टर वेवलेंथ में टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी कम है, एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इट इज़ नियरली इक्वल टू एच। शॉर्टर वेवलेंथ में पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम, मोमेंटम में ज़्यादा, टाइम में अनसर्टेनिटी कम, एनर्जी में ज़्यादा। लॉन्गर वेवलेंथ पर आ जाए, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, हाँ जी, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो टाइम के अंदर, टाइम डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो डेल्टा टी ज़्यादा, अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो डेल्टा की क्या होगा, कम। तो बच्चों अब देखें एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम है और टाइम में अनसर्टेनिटी क्या है, ज़्यादा, इट इज इक्वल टू एच। तो लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए दोनों रिलेशंस आ गए। पोजीशन भी वेवलेंथ के डायरेक्टली रिलेट करती है, टाइम भी डायरेक्टली करता है, और एनर्जी और मोमेंटम दोनों यूनिवर्सली होते हैं। अब इस हिसाब से आपने खुद ही देख लेना शॉर्टर वेवलेंथ में किस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी और लॉन्गर वेवलेंथ में किस में होगी। तो ज़रा मुझे फिर से बताओ, शॉर्टर वेवलेंथ में पोजीशन मोमेंटम वाले फार्मूले में किस में अनसर्टेनिटी कम है, पोजीशन में कम है, मोमेंटम में ज़्यादा, और एनर्जी टाइम वाले में, टाइम में कम है, एनर्जी में अनसर्टेनिटी ज़्यादा। और लॉन्गर वेवलेंथ वाले में क्या होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा, मोमेंटम में कम है और एनर्जी में कम है, टाइम में ज़्यादा। तो आपने ये रिलेशंस ज़हन में रखने हैं कि लाइट की वेवलेंथ छोटी होगी तो अनसर्टेनिटी किस पैरामीटर में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, इसको भी ज़हन में रखना। तो इफ़ यू आर सर्टेन विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम, कौन सा टाइम, फॉर विच इट हैड दैट एनर्जी, कितनी देर तक उसने ये एनर्जी रखी है, ये पता नहीं चलेगा। और अगर टाइम का पता चल गया तो ये नहीं चलेगा कि एनर्जी कितनी है। तो चैप्टर नंबर 19 हमारा इस टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। अब इसकी एक्सरसाइज बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस तो तकरीबन 90% वही हैं जो टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बताता गया हूँ कि ये शॉर्ट एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज में कोई एक आधा होगा तो वो आपको मैं बता दूंगा, और इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने इस वीडियो को रोक के पॉज करके ये सारा कुछ नोट करना है, ठीक है, और इसको साथ साथ लिखना है आप लोगों ने। ये सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं होता, इसको कॉपी पेंसिल लेके बैठना भी है और साथ साथ आपने इसको लिखना भी है, ठीक है जी। लो बच्चों, बहुत शुक्रिया।